सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रितु। आज जो आपका सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें जैसे मैंने बताया था, एक तो आपका थोड़ा सा जो एरिया है क्वेश्चनिंग का आपकी बार वो थोड़ा वाइड है। और जैसे ही क्वेश्चन आंसर खत्म होंगे उसके बाद मैडम भी आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेगी, लाइक आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ड्रेस सेंस क्या होना चाहिए, कैसे आपको एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है। और अगर वो कहीं पर आप अटक जाते हो तो क्या कुछ करना है उसके रिगार्डिंग, लाइक साइकोलॉजी टाइप का सेशन आप मान लो, ठीक है ना। इसके बाद हम वो चल। ओके सर। हाँ जी। तो आप रेडी हो इंटरव्यू के लिए? यस सर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है मेरा कि आपने टीचिंग कैरियर ही क्यों चूज किया, और कॉमर्स ही क्यों आपने सिलेक्ट किया था स्ट्रीम? सर कॉमर्स क्यों सिलेक्ट किया था? सर क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट नहीं था इतना। साइंस समझ नहीं आती थी 10th तक। और आर्ट लेना थोड़ा ऐसा लगता था कि आर्ट तो लेके क्या ही करेंगे, तो इसलिए कॉमर्स चूज कर लिया। ओके। कॉमर्स लेने से पहले नहीं नॉलेज थी इसके बारे में, उसके बाद ही पता लगा है कि कॉमर्स में क्या क्या होता है, इससे हम कहाँ पे अपने ऑप्शंस होते हैं। ओके। और टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज किया? सर टीचिंग इसलिए करा है क्योंकि टीचिंग के साथ जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाती है जैसे, और मतलब टाइम मिल जाता है। एक बीइंग अ फीमेल, टीचिंग आई थिंक बेस्ट प्रोफेशन है ओके। जिसमें मैं बाकी सबके बच्चों के डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकती हूँ। सर क्योंकि टीचिंग एक जो नोबल प्रोफेशन है, इसमें रह के हम जो फैमिली सॉरी सोसाइटी में सर्व कर सकते हैं, कि जो बच्चों के डाउट्स होते हैं इनको क्लियर कर सकती हूँ, तो इसलिए टीचिंग। ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट क्लास 11th एंड 12th, क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है जब आप एज ए लेक्चरर अपॉइंट किए जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी, तो उस टाइम आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? सर कॉमर्स को टीच करने का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चों को कॉमर्स की इंडस्ट्री, ट्रेड, जो ऑक्सिलरी ट्रेड है, जो भी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, इन सब के बारे में नॉलेज देना। कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज की आगे जब भी आपने कोई बिजनेस वगैरह करना है या इस फील्ड में, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है सर इस सब्जेक्ट से बच्चों को। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती? मुझे ये बताओ आप। हाँ जी, प्रैक्टिकल भी। मतलब प्रैक्टिकल तो एक तो होता है कि लाइव तो हम जाके, वैसे तो अकाउंट्स वगैरह बनाना सीखते हैं बच्चे, फॉर्मेट वगैरह उन्हें पता लग जाता है। हाँ। तो क्या मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिकल जो +1 2 के बच्चे हैं, क्या आप उसको कोई इंडस्ट्री कंपनी विजिट करवा सकते हो, लाइक उसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए? हाँ जी, नियर बाय जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें विजिट के लिए जा सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी पहले इंडस्ट्रीज से। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब यही है ना कि हम बिजनेस कैसे करना है, बिजनेसमैन कैसे बनाना है बच्चों को, कॉमर्स के रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह की नॉलेज दे पाएंगे, है ना। जी सर। तो अकाउंटिंग क्या होता है रितु? सर अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ identification of transaction of financial nature, then recording, classifying, summarizing, and after that interpretation of the result and communicate to the related parties. ओके। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस? Financial transaction means the transaction which is of the financial nature, which can be measured in the terms of the money. ओके। There are so many transactions in the business, financial and non-financial, but for accounting purpose, we will record only the financial transaction. Non-financial transaction are ignored here, like strike by the customers या मैनेजर्स का जो भी एक गुड डिसीजंस मेकिंग नहीं होती है, तो अच्छा, उसको मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उसकी मुझे वजह एक से बात बिजनेस बताइए पे जो भी आप। इफेक्ट पड़ता है। एक बात बताइए कि जब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग को तो हम बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग की पहले तो मॉनेटरी फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है ना। मॉनेटरी जी सर। फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अंदर और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है?
सर मॉनेटरी में क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ कि आई हैव परचेज 10 चेयर्स फॉर द बिजनेस, ओके तो ये फाइनेंशियल ये है कि 10 चेयर खरीदी, बट मॉनेटरी में मुझे उसकी वैल्यूज जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है कि 10 चेयर्स इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो जो अमाउंट है मेरे पास वैल्यूज में, मैं वो ही रिकॉर्ड करूंगी। इट इज नॉट मैटर दैट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द चेयर, कि कितनी खरीदी है, वो फाइनेंशियल में नेचर नहीं है कि मेरे को मनी में उसकी जो है वैल्यू निकालनी पड़ती है। ओके। डिफरेंस तो यही बिटवीन, फाइनेंशियली भी तो, मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेम ही तो है आई थिंक। ओके, ये बताइएगा मुझे कि प्रॉफिट एंड गेन में क्या डिफरेंस है? सर प्रॉफिट होता है जो बिजनेस की जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज से जनरेट होता है, और जो गेन होता है वो होता है जो नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स होती है, कभी कभार की ट्रांजेक्शन, उस पर होने वाला जो भी फायदा है उसको हम गेन बोलते हैं, लाइक गेन ऑन द सेल ऑफ द असेट्स। ओके। जब भी कोई फिक्स्ड एसेट बिकती है तो उसको गेन बोलते हैं, उस पे जो भी डिफरेंस होता है उसका सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप कौन कौन से होते हैं? सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप्स मेनली: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो प्रोफेशन क्या होता है? सर प्रोफेशन नीड्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन में एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, एंड एक प्रॉपर एसोसिएशन से हमें सर्टिफाइड करना होता है कि हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन करने के लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उसके प्रॉपर अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को वहां के फॉलो करना होता है। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है? Tertiary industries are those industries which are helpful in conduct of the industrial activities like banking, communication, insurance, warehousing, and telecommunication, like that. ओके। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? Partnership deed is also called articles of partnership, and it is a written statement which includes all the rules and regulations which is to be agreed by the partners. पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932. 1932। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट की जाती है? Gaining ratio is calculated at the time of retirement or death of the partner. ओके। डेथ ऑफ द पार्टनर क्या क्या बेनिफिट हम देंगे उसके जो सक्सेसर है उसको? Sir, at the time of death of the partner, uh, goodwill of the firm, undistributed profit or losses, and then the proportionate share of the profit till the date of the death, then his share in capital, and यही सेटलमेंट होती सर। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम? हाँ जी, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड एट लास्ट कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट पहले बनेगा या पार्टनर कैपिटल अकाउंट? बिफोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट, बिकॉज पार्टनर की कैपिटल से पहले लोन्स की सेटलमेंट करनी होती है। तो एक हम करते हैं लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, जी सुना है ना नाम? तो उसमें कौन सा अकाउंट हाँ बनाया जी। जाता है एक लिक्विडेटर के द्वारा? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट नो नो आइडिया सर अबाउट इट। ओके जी। क्लासिफिकेशन ऑफ सर कॉमर्स। डेफिशिएंसी अकाउंट क्या, एक्सक्यूज मी सर, डेफिशिएंसी अकाउंट होता है क्या, डेफिशिएंसी अकाउंट? नहीं, मुझे बताइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। Commerce is classified into 2 parts: trade and auxiliary to trade. Trade is called the purchase, sale, and exchange of goods.
from the seller to the ultimate consumer. And auxiliary to trades are those activities which provide help in the trade activities, like वही सभी जो auxiliary होते हैं, इनकम banking, insurance, इनकम स्टेटमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं रितु? income statement includes a trading and profit and loss account. ओके। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? सर एक्चुअली दोबारा रिपीट करना सर, आवाज ब्रेक हो गई थी। व्हाट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी? व्हाट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी? यस, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सोर्स ऑफ फाइनेंस में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक बिजनेस जो है वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को मीट करने के एबल है या नहीं है, वेदर ही इज एफिशिएंट टू मीट हिज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट बोथ। 5 मेजर कॉमर्शियल सिटी ऑफ एसेंट इंडिया। हाँ जी, कमर्शियल। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके ओके। हुंडी, व्हाट इज हुंडी? हुंडी is a written document which is the acknowledgement of the debt and unconditional order ओके। to pay a specified person. जवाबी हुंडी क्या होती है? जवाबी हुंडी is payable at the time of sight, मतलब जब भी उसको जो प्रेजेंट किया जाएगा on that time only we have to pay the payment. ओके। दर्शनी हुंडी, व्हाट इज दर्शनी हुंडी? दर्शनी भी सेम होता है सर, कि जब भी उसको दिखाएंगे प्रेजेंट करेंगे, तो फिर डिफरेंस होना चाहिए ना, आई थिंक जवाबी में और दर्शनी में। नेक्स्ट बताइएगा आप। जी, मैरीटाइम ट्रेड क्या होता है? मैरीटाइम ट्रेड इज हेल्ड व्हेन वी डू ट्रेडिंग एक्टिविटी वाया सी, वाया शिप। ओके। किन सरकमस्टांस में हम पार्टनर की फिक्स कैपिटल को चेंज कर सकते हैं? Partners fixed capital is changed only at 2 cases, when there is a further introduction of the capital, and second is when partner withdraws from the capital. कौन कौन सी एडजस्टमेंट जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तब की जाती है? Okay sir, first we will calculate the sacrificing ratio, then adjustment for the goodwill, adjustment for the undistributed profit or losses, adjustment of the capitals, and revaluation of assets and liabilities. Okay. Basic feature of management as a profession. As a profession, management must have the following feature, like systematic body of knowledge, professional association, code of conduct, and restricted entry, and service motive. Service motive. कॉमर्स एज ए आर्ट कैसे है? Commerce as an art, because art is a process of doing the task with skillfully, creativity, and personalized application. और जो होता है मैनेजमेंट में भी हम यही होता है कि जो भी मैनेजर्स होता है वो पर्सनल एप्लीकेशन के बेसिस पे डिसीजंस लेता है, उसकी खुद की क्रिएटिविटी होती है डिसीजन मेकिंग में, और वो उन डिसीजंस की को लेकर जो है अपने एम को सक्सेसफुल करता है, यानी अपना जो भी मोटिव होता है ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करता है। और स्पेशलाइज्ड जो थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए होती है, तो है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम
बीतता जाता है। अकाउंटिंग का रोल पहले से अब चेंज हो गया है, तो पहले क्या था अब क्या हो गया है? सिर्फ पहले अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली बुक कीपिंग, बट नाउ इट हैज वाइडर कंसेप्ट, नाउ इट इंक्लूड्स द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। मतलब जो होता है अभी जो है अकाउंटिंग में, सिर्फ हम बुक्स ही नहीं बनाते हैं, उसके अलावा जो भी रिलेटेड पार्टीज होती है वो जो अपनी नीड की इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकती है उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग वगैरह करते हैं, यानी जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, व्हाई बिजनेस इज कंसिडर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? Business is considered as an economic activity because by doing business, a person earns the money, profits in the form of profits. What is business risk? Business risk is the uncertainties because of the unhappening events in the future. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला ही बताना। Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. ओल्ड रेशियो माइनस, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है जब भी एक नया पार्टनर एंटर करता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसके फेवर में जो पुराने पार्टनर्स है अपना कुछ शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, एडमिशन के और टाइम हम उसी सेक्रीफाइस को निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, एडमिशन के टाइम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? Admission के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज व्हेन द न्यू पार्टनर एडमिट्स इन द पार्टनरशिप फर्म, देन देयर इज नीड टू रिवैल्यू ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, so that they may further continue with a new जो भी नए चेंजेस है उनके साथ, मतलब जो भी अभी तक चेंजेस है उनको आपस में बांटकर और फिर एक नई शुरुआत वो कर सके, नए रिकॉर्ड्स के साथ वो मेंटेन कर सके। व्हाट इज क्योंकि यूनिटी ऑफ अभी तक कमांड? जितना भी असेट्स और लायबिलिटीज है वो पुराने पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है, तो चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो वो उसको आपस में शेयर कर लेंगे। ओके, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल बताइए। हेनरी फ्योल। बताइए। 14 principles of Henry Fayol के लिए there is a mnemonics like DAD USEE USSR OIC, यानी कि फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, subordination of individual interest to general interest, unity of a direction, equity, aspirate de corps, stability of tenure, remuneration, initiative, order, aspirate de corps, एस्पिरिट द कोर्प्स दोबारा बता दिया आपने शायद। और aspirate de corps दोबारा बता दिया सर, तो हम जो मैंने पिछली बार स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये भी बता दिया आपने, जो मैंने पिछली बार जहां पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आर्ग्यूमेंट किया था, वो पॉइंट आप शायद। अच्छा ठीक है, हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, याद आ गया ना? जी, मतलब ये था सिस्टम में। तो क्या होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? सर सेंट्रलाइजेशन मींस द अथॉरिटी इज हैविंग ओनली इन वन हैंड, ओके। कि एक जो बॉस है वो ही सारे डिसीजन मेकिंग करता है, वो जो सबऑर्डिनेट्स के साथ कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ उनको ऑर्डर देता है कि ये करो वो करो। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो सबको इन्वॉल्व किया जाता है, सबके सजेशंस लिए जाते हैं, उन सबको ध्यान में रख के ही जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ओके जी। एक्टिव लर्निंग, व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग मीन्स व्हेन द जब भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन लर्निंग प्रोसेस में, हम जो जो भी कंसेप्ट हम समझा रहे हैं उनको प्रॉपर लाइव एग्जांपल के साथ समझाएं, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करके समझाएं, तो वो एक एक्टिव लर्निंग होती है। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बता पाओ तो आप। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस वन हेड वन प्लान, मींस जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं दे शुड वर्क इन द डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमें अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में ध्यान देना चाहिए।
अच्छा, मुझे बताइए कि वन सभी मेंबर को वन, एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ओके, जैसे आपने बोला वन जी हेड वन प्लान यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आता जी। है, वन हेड वन प्लान, वैसे ही वन मेंबर वन वोट, इसका कंसेप्ट है ये। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड। हाँ, लिमिटेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की क्या लिमिटेशंस है? कॉमर्स कॉमर्स की लिमिटेशंस है कि इट गिव जस्ट ओनली द इंफॉर्मेशन, नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर हम आगे फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। और द इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में तो सीधी सी बात है जो भी रिजल्ट है वो भी गलत ही होगा। और कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ हम इंडस्ट्री बिजनेस की प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी हमने एंट्री करी है उन्हीं को देख सकते हैं। जो भी अदर एस्पेक्ट्स होते हैं हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, बट उनकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एक कंसेप्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, क्या होता है ये? हाँ जी सर, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो होता है वो बताता है कि फॉर एवरी ट्रांजिशन देयर शुड बी वन अकाउंट डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनमें कुछ ना कुछ जो सिमिलर अमाउंट है वो आपका डेबिट होगा और उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट में जाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये बोलती है। हाउ डज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्प्लीफाई डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म? हाँ जी सर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इज हैविंग डेमोक्रेसी बिकॉज द मेंबर्स इलेक्ट द हेड अमंग देयर मेंबर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं वो खुद अपना एक हेड चूज करते हैं और वो ही जो हेड होता है वो उनकी डिसीजन मेकिंग वगैरह करता है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट कंट्रोल लेता है। ये डेमोक्रेसी की पहचान है। और सेकुलरिज्म मीन्स की यहाँ पर जो है रिलीजन वगैरह को ना देखते हुए हर मेंबर को प्रॉपरली इनवाइट किया जाता है मेंबर बनने के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी रिलीजन से हो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रिलीजन के बेसिस पर। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो नेचर है वो कंपलसरी होता है या वॉलंटरी होता है या दोनों होता है या कोई नहीं होता? सर दोनों हो सकते हैं। ओके, वॉलंटरी भी डिसोल्व हो सकती है पार्टनरशिप फॉर्म और कंपलसरी भी हो सकते हैं बाय द कोर्ट। मैंने फर्म नहीं बोला, शायद आपने क्वेश्चन नहीं सुना अच्छे से। फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप तो वॉलंटरी होता है सर। श्योर हो? यस सर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, कहां पर आएगा बैलेंस शीट में? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया असेट साइड में। और पार्टनर ने फर्म को दिया हो तो? वो लाइबिलिटीज होती है फर्म के लिए। गैंग प्लैंक क्या होता है? सर गैंग प्लैंक कंसेप्ट इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमें जब भी एक लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी पे जाता है तो उसके बीच में जितने भी सुपीरियर्स है उनमें मैसेज को कन्वे करना होता है। बट इन केस ऑफ द इमरजेंसी वी कैन यूज गैंग प्लैंक लाइक वी कैन कन्वे डायरेक्टली एट द सेम लेवल ऑफ द अथॉरिटी हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल में हम कर सकते हैं कैसे सीधा करते हैं, इसका प्रोसेस एक क्या है गैंग? डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे। ओके, रितु मुझे बताइए कि क्या सर? गैंग प्लैंक करने का प्रोसीजर क्या है? अब सर आपने गैंग बोला प्लैंक कि करने का वही ना कि अगर मेरे पास नहीं, आप, दो डिपार्टमेंट है सर मेरे पास। हाँ जी, पहले क्वेश्चन सुनिए आप अच्छे से। मान लिया जी कि दो, आप वाली बात है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को जो सेम लेवल पर है उनको इमरजेंसी टॉक के लिए यूज किया जाता है, हाँ ठीक जी है? लेकिन कैसे? क्या डायरेक्ट जाके एक बंदा दूसरे से डायरेक्ट ही मिल लेगा क्या? सर, सेम लेवल पर एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कन्वे कर सकता है कोई भी मैसेज कोई भी कंप्लेंट्स अपनी जो है इंटरेक्ट कर सकता है। ओके ओके। व्हाई बिजनेस इंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट? Because by understanding the environment he can assess the strength, weakness, opportunities and threat for the business. It is called environment scanning. What is the position of Haryana in India in term of area?
in term of एरिया 21st. ओके. व्हाट इज कॉमर्स एजुकेशन? Commerce education is related to the providing education about the commerce to the students. कि जो भी एक कॉमर्स और कॉमर्स की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक इंडस्ट्री कॉमर्स, ऑक्सिलरी कॉमर्स, सर्विसेज, इन सब के बारे में नॉलेज देना, उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी टर्म्स आती हैं, उन सब की नॉलेज देना, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ. ओके. कर्ता का क्या रोल है एचयूएफ में? Karta is the head of the family, which is having the oldest age and unlimited liabilities. He controls all the HUF activities and make decisions for the HUF. ओके. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 2008. क्या होता है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? सर, जो वैसे जो एक जनरल पार्टनरशिप थी जो 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई थी, उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि उसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. यानी इन केस ऑफ लॉस जो है वो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वहां से उसको सेटअप कर दिया जाता है. बट इसी से बचने के लिए क्या हुआ कि पार्टनर जो है पार्टनरशिप करने में बहुत ज्यादा जो है खुश नहीं थे. वो चाहते नहीं थे कि नहीं, इस ऐसा नहीं होना चाहिए. तो तभी एक नई कंसेप्ट आई, उसमें जो है पार्टनर्स की लायबिलिटीज को लिमिटेड रखा गया कि अब आप एक नई तरह की पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो इन विच यू आर हैविंग द लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है उस पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ इन केस ऑफ द लॉस. एक क्वेश्चन है कि रितु, क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है क्या? No sir, only one partner is having limited liabilities and rest may have the unlimited liabilities. ओके. एलपीजी रिफॉर्म And कब हुए registration थे? is compulsory. एलपीजी रिफॉर्म कब क्या हुए थे? एलपीजी रिफॉर्म कब हुए थे? 1991 में. 1990. एग्जैक्ट डेट याद है आपको? एग्जैक्ट डेट नहीं सर. ओके. ओके. स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? डेट पर काला तीतर. काला तीतर. और एनिमल? काला हिरण. ओके. तो ये था आज का इंटरव्यू आपका मेरी तरफ से. अब जो आपकी जो थोड़े बहुत एरर है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैडम आपसे कुछ बातें करेंगी. चलिए, एक आपने लिक्विडेटर के टाइम कौन सा अकाउंट बनाते हैं ये शायद आप स्किप कर पाए. लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इसी में आते हैं क्या सर वो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग हम जो पेमेंट्स करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सबसे बिल्कुल. पहले किसको पेमेंट थोड़ा इसका इसको रिकॉल करके जाना, ठीक है. और दूसरा एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के रिगार्डिंग था. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करोगे? कंपैरिजन करते हैं. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लिख के उसके सामने लिख दो कंपैरिजन. इसमें कंपैरिजन करते हैं हम प्रीवियस ईयर का करंट ईयर के साथ, अपनी खुद की फर्म का या एक फर्म के दूसरी फर्म के साथ, ठीक है. तभी हमें पता चलता है कि अपनी एफिशिएंसी क्या है. एक हुंडी के टाइप आप नहीं बता पाए, इनको थोड़ा रिकॉल करना जरूर से, ठीक है. आपने गलत होता है. जैसे मैंने पूछा जवाबी हुंडी, आपने आंसर दिया सर पेबल ऑन साइट, तो मुझे पता चल गया गलत बोल दिया. तो फिर मैंने अगला ही क्वेश्चन बोला कि दर्शनी हुंडी क्या होता है. अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन ऐसे आपके करे तो समझ जाना आप, अगर उसी से रिलेटेड पूछे ना. अगर हुंडी के ऊपर चला, आपने कोई रिस्पॉन्स कर दिया, फिर वो दूसरा बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपके पहले वाले का आंसर दे दिया उसने, ठीक है. एक थोड़ा इसको अच्छे से रिकॉल करके जाना है आपको. नेक्स्ट अपना जो था गैंग प्लैंक. आपको पता है कि गैंग प्लैंक होता है सर इमरजेंसी कंडीशन में सेम लेवल पर जो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है. लेकिन मैंने इसका प्रोसीजर पूछा, वो आप नहीं बता पाए. इसका प्रोसीजर ये रहेगा कि हर डिपार्टमेंट का, मान ले कि एक एम्प्लॉयज है, एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग में कोई एम्प्लॉयज है और लाइक प्रोडक्शन में कोई एम्प्लॉयज है, कुछ भी लगा लो आप, दो डिपार्टमेंट में. उनको अपने सुपीरियर से जस्ट ऊपर जो बैठा है ना, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी दोनों को, अपने अपने सुपीरियर से, तब जाके वो कम्युनिकेट कर पाएंगे. हाँ जी, ठीक है. एक पॉइंट आपको ये याद रखना है. सर मेरे को ये पूछना था कि जो गैंग प्लैंक है वो डायगोनल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इमरजेंसी में तो हमें ऊपर भी जो है बात तो करनी पड़ सकती है. अब डायगोनल तो लिमिटेड सा हो गया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये फिर अगर मान ले कि डायगोनल ही जाएगा, फिर तो आपका बोल सकते वर्टिकल ही नहीं चला जाएगा.
वर्टिकल। हाँ सेम नहीं, लेवल पर। इमरजेंसी में तो हमें किसी से भी बात करनी हो सकती है ना इमरजेंसी में तो। अच्छा, एक एलपीजी जो रिफॉर्म थे वो उसकी आपकी डेट 24 जुलाई 1991 लिख लो। ठीक है सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? बढ़िया मैम। ओके ओके। सो आपका इंटरव्यू सारा सुना है मैंने, जो भी आपने इंटरव्यू अभी सर के साथ कंडक्ट हुआ है आपका इंटरव्यू। ओके। सो आप मेरे को बताइए, एचपीएससी की फुल फॉर्म बताइए प्लीज। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके ओके। सो मान लीजिए कि आप जाओगे यहाँ से इंटरव्यू के लिए। ओके। तो उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है, कुछ माइंड में है आपके? थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहते हो तो। किसके रिगार्डिंग मैम? रिगार्डिंग आप यहाँ से जाओगे, रेडी होके जाओगे यहाँ से, ठीक है? वहां पे कैसा आपको सेटअप मिलेगा, कुछ तो हम सोचते हैं ना, अपने माइंड के अंदर चलता है, हमारा एक इमेज चलती है हमारी। मान लीजिए आपका एग्जाम है तो हम माइंड में लेके चलते हैं कि हम, यानी कि प्रॉपर हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, हम किस तरीके से जाएंगे वहां पे, हमें किस टाइप का माहौल मिलेगा। तो उस टाइप से कुछ है आपके माइंड में तो बता दीजिए मेरे को। मैम ये तो देख लिया था यूट्यूब पे क्या प्रोसीजर होगी वहां पे। सबसे क्या पहले जाते ही होगी हमारा वही डीबी पूछना होगा। चाह रही हूँ जी, मैं आपसे और वही पूछना चाह रही हूँ, क्या होगी बता दीजिए। हाँ जी, तो जैसे ही हम जाएंगे 8 बजे का टाइम है मैम, तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी ओके दोनों शिफ्टों में आए फिर सबको जो डीवी वगैरह करने के बाद 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद 10 या 11 के आसपास इंटरव्यू कमेटी आती है। तो ओके ओके। उसमें क्या होगा कि हमें पहले एक रूम में जाके 3-4 बॉक्स होंगे, वहां से पिक करना पड़ेगा। वो बताएंगे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है। हाँ जी हाँ जी। मतलब वो थोड़ा बहुत। हाँ जी, फिर जो भी हमारी जो भी ड्रॉ में कमेटी का नाम आएगा, नंबर आएगा, उसमें जाके वेटिंग होगी। तो ठीक है, बैठना पड़ेगा 2-4 मिनट। अगर पहले कैंडिडेट गया, अदरवाइज हमें इंटरव्यू के लिए फिर बुला लिया जाएगा। ओके ओके। हाँ जी, बेसिक सा यही प्रोसेस रहेगा कि मान लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, देन आपको बैच नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो कुछ नहीं होगी ना, आपको बैच नंबर दे दिया जाएगा। और वहां पर आपके 3 या 4 ब्लॉक होंगे जहां पे आपको जाना होगा बैच नंबर लेके। ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू रहा उसके अंदर आप जो क्वेश्चंस के अंदर कुछ कुछ मिस्टेक कर रहे थे, वो मैंने नोट डाउन किए, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन को उसके बाद में आंसर मत दीजिए। आपका सेम टाइम पे रिकॉल नहीं हुआ, जब सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा आपका सेम टाइम पे रिकॉल नहीं हुआ, तो फिर सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया और आप फिर पीछे वाले का आंसर दे रहे हो। तो ये मत कीजिए। अगर आपको नहीं आता, आपने बोला रिकॉल नहीं हो रहा, इट मीन्स नहीं हो रहा, उसको फिर माइंड में मत लेके चलिए, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। ओके। अगर ओके। एट दैट टाइम अगर आपको आता है देन आप रिप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। ओके। एक ये रहा। एंड नेक्स्ट रहा आपका, आप क्वेश्चन को सुनने से पहले रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। हाफ क्वेश्चन जैसे ही सर ने बोला वैसे ही आप रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। सो आप पहले तो क्वेश्चन को आप सुनिए, ठीक है? सुनिए, आराम से रिलैक्स होके बैठिए, क्योंकि वो जो टाइमिंग है वो आपका ही टाइमिंग है, उसके अंदर कोई और नहीं आएगा। जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो जिस टाइम सर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो पैनल में बैठे होंगे वो टीचर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आराम से क्वेश्चन आपको डिलीवर करेंगे, आप तक डिलीवर करेंगे। आप उसको आराम से सुनिए, उस क्वेश्चन को। कोई जल्दी नहीं है आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई करने की, सुनने की कोई जल्दी नहीं है, आपका आंसर सुना जाएगा। ओके। आप बीच में क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं तो एक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बीच के अंदर क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करना, पहले पूरा क्वेश्चन को सुनिए, उसके बाद ही रिप्लाई कीजिए। ओके। हाँ जी। एंड अदर थिंग इज कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आपको गैस नहीं लगाना कि आई थिंक सर ये हो सकता है, ये हो जाएगा, या फिर कोई भी गैस वर्क आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर जब आप गैस करने लग जाते हो ना, वहां से आपकी ऑनेस्टी का पता चलता है, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वहां पे वीक हो जाता है। कई बार क्लासरूम में भी टीचर्स करते हैं ना, मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट किया गया, आपने उसका आंसर दिया उस क्वेश्चन का, तो टीचर्स बोल देते हैं कि सोच लो अब भी। ठीक है, फिर क्या करता है बच्चा?
गलत कर देता है, फिर बोलता है टीचर की सोच लो अब भी, फिर वो गलत करते 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 उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। बच्चे का आपने देखा होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो क्या करना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसको बता दीजिए, ठीक है, नहीं पता तो सॉरी सर नहीं आता, ठीक है, या फिर रिकॉल नहीं हो रहा ये बोल दीजिए। वहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। जो इंटरव्यू आपका होगा बेसिकली देखिए, ये नहीं है कि आपको ये वो जो टीचर्स है वो बैठे हैं वो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे, या फिर मान लीजिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, वो तो आपका चेक हो चुका है। आपका सब्जेक्टिव पेपर हो चुका है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो चुका है, तो आपकी नॉलेज तो चेक हो चुकी है। अब जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो क्रीम स्टूडेंट, आप ये मान के चलिए कि जिन्होंने 2 पेपर को क्वालिफाई किया है वो क्रीम स्टूडेंट है, ऑब्वियसली सी बात है। तो जो वो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज है, बट वो चेक करेंगे। आप बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की, तो वहां पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा कि क्या आपके जो टीचर की जो पोस्ट है या फिर जो वैकेंसी है उसके लिए आप इलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। और आपका डेमो भी हो सकता है 2 या 3 मिनट के लिए, बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते, वो आपका, यानी कि आप ये मान सकते हो चॉइस में रहता है कि अगर उनका मन किया कि बोल भी सकते कि आप 2 से 3 मिनट हमें कोई भी टॉपिक के बारे में बताइए या पढ़ा के बताइए स्टूडेंट्स को, आप कैसे पढ़ाओगे। ओके ओके। अदर थिंग इज कि अगर मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, तो आप उसका रिप्लाई पॉजिटिवली करोगे या नेगेटिवली करोगे? पॉजिटिवली मैम। पॉजिटिवली करोगे। ओके, अगर मान लीजिए आपको कोई किसी भी टॉपिक के अगर पूछे जाए कि आप पॉजिटिव भी बताइए नेगेटिव भी बताइए, तो आप क्या करोगे उस केस के अंदर? तो दोनों ही बताने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ओके, और नेगेटिव भी ऐसे होंगे जो, हाँ जी बोलिए। मतलब नेगेटिव भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी, यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि अगर मान लीजिए अगर आप नेगेटिव भी बता रहे हो तो उसको भी आप पॉजिटिवली तरीके से आप बताइए। आप इस तरीके से नेगेटिव नहीं बताना, आपको कोई भी पॉइंट्स इस तरीके से नेगेटिव नहीं बताना कि आपके सिलेक्शन पे के ऊपर कोई बात आए या फिर उनको ये लगे कि नहीं ऐसा तो रिप्लाई आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्स करना है, बट मान लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट्स अगर पूछ लिया जाता है तो वो भी आपको पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करना है। ओके, एंड बात करते हैं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज की, सो आपको नर्वसनेस कितनी होती है? पता नहीं मैम, ये तो जाके ही पता लगेगा। फिर भी अगर आपने अभी इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, सेकंड इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उसमें क्या डिफरेंसेस लगाया आपको? ये जो एटमॉस्फेयर है ये तो बिल्कुल फ्री है, जैसे इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, इसमें तो लग रहा है जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। नॉर्मल बट तो कर रहे हैं, फिर वहां भी पे जो थोड़ा होगा, थोड़ा तो ऐसे होता होगा ना कि लाइक आपसे कोई क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आप रिप्लाई करो, कितने का आप कर पाते हो कितने का नहीं कर पाते हो, कुछ तो लगता होगा ना एक इंटरव्यू से हम यहाँ तो, पहले। यहाँ डर नहीं लगता। यहाँ डर नहीं लग, वहां पे क्या होगा उसका पता नहीं। तो फिर वहां पर भी नहीं लगेगा। देखिए अगर आपको यहाँ पे डर नहीं लग रहा ना, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स की नॉलेज है, आपको पता है आप रिप्लाई करने के लिए एबल हो, ठीक है, तो इसीलिए आपके मन में डर है ही नहीं। अगर यहाँ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं हमने, सुने भी हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का ये ऐसा है कि उनको फ्री फील होता है। फ्री फील तभी होता है आपको जब आपको किसी टॉपिक की नॉलेज होती है, आपको ये लगता है हाँ जी सर पूछ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पढ़ रखा है, मेरे को आता है, मैं रिप्लाई कर दूंगी, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। नर्वसनेस कब आती है स्टूडेंट्स के अंदर, जब उसको या तो आधे अधूरे की नॉलेज है या फिर उन्होंने पढ़ नहीं रखा है, तभी आती है नर्वसनेस। और अगर मान लीजिएगा कि अगर अगर आपको अभी भी नर्वसनेस नहीं है इंटरव्यू के अंदर, तो वहां पर भी आपको नर्वसनेस नहीं होगी। ओके, एंड नर्वसनेस का यही है कि अगर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बॉडी पोस्चर आप लगा लीजिए, वो आपका नर्वसनेस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपका इंटरव्यू पैनल होगा वो जो बैठे होंगे, तो वहां पर एक साइकोलॉजी के टीचर भी होंगे आपके रिगार्डिंग, जो आएंगे, जो मेंबर्स आएंगे वहां पर आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए कि आप मान लीजिए रिप्लाई कर रहे हो तो कैसे आप रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जब आप गेट से एंटर हो रहे हो एट दैट टाइम आपका क्या क्वेश्चंस रहता है, क्या आपका बॉडी मूवमेंट रहता है। मान लीजिए आप गेट से एंटर होते हो, देन आपको बोलना है सर मे आई कम, ओके। जब वो यस बोले तभी गेट के अंदर से एंटर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये तो बोल दिया सर मे आई कम,
देन आपने ये नहीं देखा कि सर ने यस बोला है या नो बोला, आप डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर किए जा रहे हो, तो वो एक जो एक इम्प्रेशन होता है वो आपका बैड इम्प्रेशन जाता है कि आपने सुना ही नहीं। कई बार क्या होता है कि जज करने के लिए बोल देते हैं नो, तो आप वहीं पे रुक जाइए। वैसे तो नहीं बोलते बट बोल दिया जाए, तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आप सुनिए पहले, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं। यस बोला, आप गेट से एंटर हुए, अंदर जाके आपने मान लीजिए चेयर रखी हुई होती है, तो चेयर पे जब आप बैठोगे देन आपको बोलेंगे कि प्लीज सिट, देन ही आपको बैठना है। सो आपको बोलना है थैंक यू सर। ओके, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो बातें होती है ये हमें ऐसा लगता है कि ठीक है नॉर्मल बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान में रखना है हमें। छोटी छोटी बातें ही आपकी जज की जाती है। ओके, सो आज के इंटरव्यू के अंदर इतना ही। जो मैंने आपको एक दो जो टॉपिक्स या डाउट्स जो आपके बताए हैं उसके ऊपर आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर मिलते हैं। ओके ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।